सामीन, आप अभी चने की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और उनके तदारुक के हवाले से गुफ्तगू सुन रहे थे। आप सुन रहे रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से कौमी नशाती राब्ते पर जरखेज पाकिस्तान। और जरखेज पाकिस्तान में जैसे हमने आपसे शुरू में गुजारिश की थी कि आज का हमारा जो मरकजी मौजू है वो रवां सीजन में, जो अभी सर्दी का सीजन, कोरे का सीजन चल रहा है, इसमें अपनी रबी की मुख्तलिफ फसलों को, अपनी सब्जियों को और अपने बागात को सर्दी से, कोरे से कैसे बचाना है, उनकी कैसे निगहदाश्त करनी है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर खिजर हयात साहब। आप माहिर ज़राअत हैं और महकमा ज़राअत पंजाब के साथ आप मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे सर आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो अभी सीजन चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा ज़ाहिर सर्दी पड़ रही है। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी सर्दी भी पड़ रही है, बारिशें भी वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं, कोहरा भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले मजमूई तौर पर बताइएगा इस सीजन में जो रबी की मुख्तलिफ फसलें हैं, अहम फसलें हैं, जिनमें गंदम को हम अगर रखें मद्देनजर, तो और इसके अलावा जो इस सीजन की सब्जियां हैं उन पे इस मौसम के क्या असरात पड़ते हैं, मस्बत हैं, मनफी हैं? अगर मनफी हैं तो फिर उनको कैसे कम किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो कोरा या फ्रास्ट है इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये जब पत्तों पे मौजूद नमी या पत्तों के अंदर का जो पानी होता है वो जब दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे आता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है ये जमना शुरू हो जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे जो पत्तों के अंदर मौजूद पानी होता है वो जम कर जो है क्रिस्टल बन जाता है, और उससे जो है पत्तों पे बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ता है, और पत्ते जो है वो अगर वो फट जाएं तो इससे पत्ते फट भी सकते हैं। और सबसे पहले जो इनिशियल सिम्टम होती हैं वो पत्ते पर्पल कलर यानी कि जामनी रंग के होना शुरू होते हैं, और उसके बाद जो है वो मुरझाओ और पौधे मुकम्मल तौर पर भी सूख सकते हैं। सही। तो इसमें सर जो गंदम है इस पे तो अगर आबपाशी टाइम पे हो गई है, कोरे से पहले आबपाशी हुई है, तो इस पर तो मुस्बत असरात ही होते हैं आम तौर पर कोरे के। अगर ज़्यादा शिद्दत से या ज़ीरो से बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर ना हो तो कोरा जो है गंदम के लिए मुस्बत असरात मुरतब करता है गंदम पर। जबकि इससे ज़्यादातर जो मुतासर होने वाली सब्जियां दूसरी फसलें और सब्जियां हैं उनमें जो नर्सरी प्लांट्स हैं या बागात की छोटी नर्सरियां हैं या छोटी जो है वो वेजिटेबल के प्लांट्स हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। सही। तो तो इसमें जी बताइए। जी, इनको ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर हैं। उनमें सबसे पहले तो है कि छोटी नर्सरियों को प्लास्टिक शीट या सरकंडा वगैरह या टहनियाँ घास वगैरह के साथ ढांप देना चाहिए कोरे की रातों में खासकर। और बाज़ दफ़ा ये जो बोरियां होती हैं, ये जो खाद वाली बोरियां होती हैं, इनसे ज़िम्मेदार जो आम के पौधे हैं या बाकी जो बागात के नर्सरियाँ उनको ढांप देते हैं। तो इस सूरत में भी उनका मुंह जो है नीचे से खुला रखना चाहिए ताकि उनको जो है वो एरेशन होती रहे। तो इसके बाद दूसरी प्लास्टिक शीट है, खासकर जो सब्जियात की नर्सरियाँ या बागात की नर्सरियाँ उनको प्लास्टिक शीट या जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया सरकंडा या घास वगैरह के साथ वो ढांप देना चाहिए। इसके अलावा गोडी से थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए कोरे की रातों में। और बाकी जो है उसमें हल्की आबपाशी करनी चाहिए, हल्की हल्की आबपाशी वक्फे वक्फे से, वक्फा कम करके बेशक आबपाशी करें, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा कर देनी चाहिए आबपाशी की, यानी कि थोड़े वक्फे से पानी लगाना चाहिए। और बॉडी एक मिक्सचर या बॉडी एक पेस्ट जो है ये बागात और नर्सरियों को जो छोटे पौधे हैं या बड़े पौधे भी हैं तो उनको बॉडी एक पेस्ट वगैरह ये लगा देना चाहिए। और इसके अलावा खाद जो है, खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जो फास्फोरसी खादें हैं, डीएपी है, नेट्रोफास है, और जो पोटाशियम की खादें हैं, एसओपी और एमओपी, इनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से गंदम से शुरू करते हैं। जैसे आपने भी बताया कि जो रबी की आम फसल है गंदम, उसको शायद बराह रास्त तो असर नहीं पड़ता अगर उस सूरत में कि जब कोहरा पड़ रहा है और आप आबपाशी
वक्फे वक्फे से जारी रखते हैं। आम तौर पे ये ख्याल होता है कि चूंकि पहले ही सर्दी पड़ रही है, पहले ही कोहरा पड़ रहा है, तो अगर आप पानी लगाएंगे, आप पाशी करेंगे, तो उससे ज्यादा शायद ठंड पौधों को ज्यादा लगेगी। तो इसकी साइंसी वैसे वजह अगर थोड़ी सी हमारे सुनने वालों को बता दें कि आपाशी क्यों करनी चाहिए। जी जी, जो पानी है ना, बेसिकली कुदरत ने इसमें एक एनर्जी रखी है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, लेटेंट एनर्जी, सॉरी, लेटेंट सही। एनर्जी है कि ये ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर जाता है। तो मतलब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो ये ठंडा हो जाएगा और इसके नीचे ये ऊपर एक लेयर बन जाती है और उसके नीचे जो है ये सर्दी को मज़ीद पेनिट्रेट नहीं करने देता। और सही। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी ये एवेपोरेट हो जाता है और ठंडक प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सब्जियों की सूरत हाल है, जो इस सीजन की अभी सब्जियां चल रही हैं, जो मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें गोभी फैमिली है, उसकी बहुत सी अकसाम है, ब्रोकली से लेके बंद गोभी तक और फूल गोभी तक। इसके अलावा जो गाजर है, शलजम है, मूली है, टिंडा है, बाकी यानी इस सीजन की जो सब्जियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा कमजोर या सबसे ज्यादा कोहरे से शदीद सर्दी से मुतासिर होने वाली कौन सी सब्जी है, और उसको फिर कैसे बचाना है, उसकी निगहदाश्त कैसे करनी है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो खासकर विंटर की वेजिटेबल है ना, इन पे कोहरे का असरात कम होते हैं। जैसा सही कि है। गोभी हो गई, इसके भी पड़ता है लेकिन ज़्यादातर जो है जो पत्ते वो पर्पल हो जाते हैं, यानी जामुनी कलर के हो जाते हैं और नशोनुमा रुक जाती है, खासकर जब धुंध वगैरह पड़ती है। तो सही। दूसरी जो गाजर, मूली, शलजम, इन पे भी बहुत कम ही मतलब कम कोहरे के असरात मुरतब होते हैं। ज़्यादातर जो हम वेजिटेबल फोर्सिंग करते हैं, यानी कि टनल वेजिटेबल हैं, जो गर्मियों की सब्जियां हम टनल में लगाते हैं, जैसे कि टमाटर है, इसके अलावा खीरा है, इसके अलावा और बहुत सारी सब्जियां जो हम टनल में लगाते हैं, गर्मियों की सब्जियां। सही। तो इसके इसके अलावा सर्दियों में भी कुछ सब्जियां जैसे कि आलू है और मटर है, तो सही। ये कोहरे से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो इसमें फिर आलू और मटर, मटर तो ज़ाहिर है इसी मौसम की सब्जी है, और जो आलू है वो उसकी भी काश्त हो चुकी है, तो क्या क्या करना चाहिए, यानी जो साइंसी तरीका है। एक तो रिवायती तरीके हैं, कुछ साइंसी तरीका डॉक्टर साहब। जी, साइंसी में तो एंटी फ्रास्ट आजकल केमिकल भी आ चुके हैं मार्केट में, जिनमें पॉलीमर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ तिजारती नामों से आते हैं, जैसे कि फोटान है, इसी तरह एंटी फ्रास्ट और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। तो हम्म। इस तरह बर्नर स्टार है, एक केमिकल आता है मार्केट में, तो सही। इनका स्प्रे भी किया जा सकता है। और टनल वाली जो सब्जियां, उनको कोहरे से बचाने के लिए उन पे वैसे टनल तो मौजूद होता है, लेकिन खासकर कोहरे वाली रातों में उनका जो हम दोनों तरफ से मुंह होता है टनल का, वो हम रिकमेंड करते हैं कि 4 बजे के बाद बंद कर देना चाहिए और सुबह 9 बजे से 10 बजे के दौरान जो है वो खोल देना चाहिए। सही। चलें डॉक्टर साहब, ये तो सब्जियों की बात होगी। अब जो आर्चर्ड्स हैं, जो नर्सरियां हैं, एक जी तो वही बात है कि छोटे पौधे हैं, नर्सरियां हैं, या अभी शायद पिछले सीजन में किसी ने लगाए हों, कोई बाग लगाया हो। एक जो बड़े बागात हैं, फलदार दरख्त भी उसमें शामिल हैं। जी जी इस हवाले से भी जरा बताइएगा, नर्सरी से जरा बताइएगा। नर्सरियों को एक तो वही रिवायती तरीका है कि किसी जैसे कोई कागज है, शॉपर है, उससे ढांप देते हैं या ऊपर कुछ घास वगैरह डाल देते हैं। तो कोई इसका साइंसी तरीका, कोई इसकी स्प्रे, कोई इसकी खाद, कोई इसकी ताकत के लिए कोई ऐसी चीजें हैं कि क्या करना चाहिए ताकि उनकी जो ताकत है वो बरकरार रहे और आने वाले सीजन में मजीद बढ़ोतरी उनकी हो सके। जी जी, जैसे कि मैंने अर्ज किया पहले, कुछ जो है वो खादें हैं जो आम मार्केट में हैं, डीएपी है, पोटाश है, यूरिया है। तो इनका 2% सोल्यूशन जो है एनपीके या सिर्फ नाइट्रोजन का 2%, यानी कि 100 लीटर पानी में 2 किलो जो है ये डाल के तो स्प्रे भी किया जा सकता है, सिंपल तरीका जो है। सही। बाकी बहुत सारे केमिकल, माइक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो न्यूट्रेंट है, जैसे इजाबियान है, उसमें अमाइनो एसिड होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको स्प्रे भी किया जा सकता है। और इसके अलावा ये नर्सरी की खासकर नर्सरियों के लिए जो है वो ये स्प्रे कर देने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रेंट खासकर। तो दूसरी पोटाशी और फास्फोरस वाली खादें देनी चाहिए, नीचे से फ्लड करनी चाहिए।
اور اس کے علاوہ جو ہے جو بڑے پودے ہیں ان کی خاص کر جس طرح کنو ہے، ان کی اب ہارویسٹنگ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے یا کچھ انڈر پروسیس ہے. تو اس میں ہارویسٹنگ کے بعد یعنی کنو توڑنے کے بعد جتنے بھی ترشاوا باغات ہیں ان کو توڑنے کے بعد ان کی کانٹ چانٹ جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. سوکھی ٹہنیاں اور اس طرح گلے سڑے پھل جو ہیں وہ کاٹ کے تو ان کو بوڈی ایک پیسٹ، بوڈی ایک مکسچر، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی پری کاشنی جو حفاظتی سپرے ہیں بیماری کے لیے خاص کر وہ کر صحیح دینا چاہیے. اور ان کو گوبر وغیرہ کی کھاد بھی ڈال دینی چاہیے. اور یہ کنو توڑنے کے بعد کہ یا جتنے بھی ترشاوا فروٹ ہیں ان کو توڑنے کے فوراً بعد یہ پروسیس کر دینا چاہیے، کیونکہ سپرے جب فروٹنگ ان کی شروع ہو جاتی ہے تو پھر سپرے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر سپرے جو ہے یہ فروٹنگ پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ کنو مالٹا کی جو ہارویسٹنگ ہے تقریباً ہو چکی ہے، ابھی بہرحال مارکیٹ میں موجود ہے. ایک پچھلے دنوں سوالات بھی آ رہے تھے، ہم نے آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. اس دفعہ جو مارکیٹ میں کنو وغیرہ موجود ہے، خاص طور پہ فروٹر کی میں بات کر رہا ہوں، جی جی اگر آپ ایک درجن لیتے ہیں تو اس میں سے آدھے بظاہر وہ ٹھیک ہوتے ہیں اوپر سے، لیکن آدھے اندر سے ایسے خشک ہوتے ہیں کہ ان میں یعنی رس بالکل ہی نہیں ہوتا. تو یہ اس دفعہ کوئی ہمارے ہاں جو خاص طور پہ کنو کی پیداوار کے علاقے ہیں وہاں کوئی بیماری آئی ہے، اس کی وجہ سے ہوا، کوئی خشک سالی رہی، بارش نہیں آئی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی سر، اس میں وہ ڈیزیز ہے ایک سٹرس گریننگ ہم اس کو کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ جو اس کی کنو کی جو ہیں یہ خشک رہ جاتی ہیں، کنو میں رس کم پڑتا ہے یا تو پوریاں اس کی خشک رہ جاتی ہیں. اس کو اوور کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے جس میں اس کو سٹرسیلا ہے اس کے ذریعے یہ پھیلتی ہے تو صحیح. اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور جو اس کا آرگنیزم ہے صحیح. کازنگ آرگنیزم اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہمارے جو کنو کی کاشت کے علاقے ہیں، جو کنو کے باغبان ہیں، اگر وقت پر یہ سائنسی طریقہ اپناتے تو ابھی ان کے باغات کی جو پروڈکشن ہے کنو کی وہ اچھی ہو سکتی تھی. جی جی بالکل، بیماری کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس میں سٹرسیلا جو ہے ایک براؤن کلر کا ہوتا ہے اور دو اس کی سپیشیز ہیں. صحیح. ایک کو ہم ایشین سٹرین کہتے ہیں اور دوسری کو بھی امریکن سٹرین ہے. تو ان دونوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے تو اس بیماری پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے باغات ہیں، یعنی جو بڑے درخت ہیں باغات اور شہروں میں بھی جو درخت ہیں، عام درخت بھی اور اس کے علاوہ پھلدار درخت بھی، ان کا جو تنا ہے 4 5 6 فٹ تک اس کو کچھ کو چونا لگا ہوتا ہے، اوپر اس کے ساتھ ایک لال گول دائرہ بھی بنا ہوتا ہے. جی تو عام طور پہ ہمارے سننے والوں کو میں سے بہت کم لوگ ہوں گے ہمارے سمیت جو یہ جانتے ہوں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی کیا افادیت ہوتی ہے، کرنا چاہیے یا نہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ جی جی یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اس میں جو باڈی ایک پیسٹ ہے تنوں کو خاص کر وہ لگایا جاتا ہے جس میں نیلا تھوتھا اور چونا، بوجھا ہوا صحیح. چونا، کیلشیم آکسائڈ، جب پانی میں وہ ملتا ہے تو کیلشیم ہائیڈروکسائڈ بن جاتا ہے. عام چونا ہوتا ہے اس کو لے کے پانی میں حل کرتے ہیں، اور جو کاپر سلفیٹ ہے یعنی کہ نیلا تھوتھا اس کو صحیح. بھی پانی میں علیحدہ علیحدہ بھگو کے رکھتے ہیں. رات پلاسٹک کے برتن میں رات بھر ان کو بھگو کے رکھتے ہیں اور صبح جو ہے وہ پانی نتار کے دونوں کا نتار جو ہے وہ مکس کر کے تو وہ پیسٹ کر دیتے ہیں. یہ جو تنوں پہ آپ دیکھتے ہیں جو ریڈ پٹی آپ بول رہے ہیں وہ تو ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو وائٹ واش ہوتا ہے وہ یہ باڈی ایک پیسٹ ہوتا ہے. تو صحیح. اس کی بہت افادیت ہے. اس میں فنگس اور بیکٹیریا خاص کر جو ہیں اور فنگل ڈیزیزز اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے، اور سردی سے کورے سے بھی بچاؤ کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے، بیماریوں سے بھی. یہ اور بالکل خاص کر ایک بات جو میں بھول گیا تھا وہ مجھے ابھی یاد آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی میلی بگ جو ہے کہ مین پرابلم ہے بڑے پودوں کے لیے، اور خاص کر جو آم ہے اور کنو ہے. اور اس کے صحیح. علاوہ ابھی تو یہ تقریباً ہر فروٹنگ پلانٹ اور ہر ٹری جو گھریلو ہیں جو بھی ہیں سب پہ جو ہے یہ ملی باگ کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے. اور یہ جنوری دسمبر سے بلکہ یہ نکلنا، زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بچے اوپر چڑھتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو وائٹ واش ہم کرتے ہیں یا باڈی ایک پیسٹ لگاتے ہیں تنوں پہ،
वो 2-2.5 फुट की ऊंचाई पे ना हम एक बैंड लगाते हैं, उनको हम कहते हैं स्टिकी एंड स्लिपरी बैंड। सही। तो वो सिंपली ये पॉलीथीन शीट का एक बैंड होता है जिसको पट्टी की शक्ल में तकरीबन 9 इंच की पट्टी काट के तो हम उसको रैप कर देते हैं तने के इर्द गिर्द तकरीबन 2.5 फुट की ऊंचाई पर, 2 से 2.5 फुट की ऊंचाई पर। तो उसको कीलों से जो है वो टाइट करके दोनों सिरे उसके मिला के तो कीलों से उसको फिक्स कर देते हैं, और उसके दोनों किनारों पर, ऊपर वाले किनारे और नीचे वाले किनारों पर जो ग्रीस होती है ये हम लगा देते हैं। ये जनवरी में ही कर लेना चाहिए, बल्कि दिसंबर में ये प्रैक्टिस मुकम्मल कर लेनी चाहिए। उससे जो मिली बाग के बच्चे होते हैं वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ग्रीस की वजह से और इसकी वजह से जो स्लिपरी और स्टिकी बैंड बन जाता है उस पर वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, उधर इकट्ठे होते रहते हैं। उसके बाद उसको कंट्रोल करना फिर आसान हो जाता है। कोई स्प्रे क्लोरपेरिफास है जैसे परफिनोफास है, या अगर मिलीबाग बड़ी हो गई है तो इन दोनों को मिक्स करके भी हम कर सकते हैं, तो उससे मिलीबाग का अच्छा कंट्रोल हो जाता है। यानी इस मौसम में मिलीबाग का खतरा है, मिलीबाग आ चुकी है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन साइंसी तरीका है कि जिसके जरिए अपने बागात को, अपने दरख्तों को मिलीबाग से बचाया जा सकता है। जी, ये बहुत बर्निंग टॉपिक है, और इसकी मैंने बकायदा रिक्वेस्ट करनी है कि तमाम ज़िम्मेदार जो हैं ये जो बैंड मैंने बताया है ये तरीका लाजमी इख्तियार करें, क्योंकि बाद में जब मिलीबग ऊपर चढ़ जाती है, एक तो वो रश चूस के पौधों का नुकसान करती है, फ्रूट का नुकसान करती है, फिर वो कंट्रोल भी नहीं होती, और उसके बाद अगले सीज़न के लिए वो तैयार हो जाती है और नीचे उतर के फिर वो हाइबरनेट हो जाती है ज़मीन में। तो ये बैंड जो डॉक्टर साहब आपने बताया है, ये मार्केट में, आम आम मार्केट में जहाँ पे खास तौर पे जो पेस्टिसाइड्स यानी स्प्रे और इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो वहां से आसानी से मिल जाता है। जी जी, ये सिंपली जो पॉलीथीन शीट होती है मोटी, सही। एक तो ये बहुत बारीक होती है वो भी चल जाती है, लेकिन जो मोटी पॉलीथीन शीट होती है आम तौर पे तो उसको 9 इंच से 1 फुट तक जो है चौड़ाई में काट के तो उसका अंदाज़ा लगा लें कि तने की कितनी चौड़ाई है, उसका सरकमफेरेंस जो है जिसको हम सही। मुहीत बोलते हैं, तो जी वो हाँ। उसकी पमैश कर लें और उतनी लंबाई में वो पट्टी काट के तो जिस तरह वो रेड पट्टी आप बोल रहे हैं ऊपर लगी होती है, इसी तरह रेड पट्टी के ऊपर ही वो दूसरी पट्टी पॉलीथीन शीट की जो है वो दोनों सिरे उसके मिला के उधर हम कील ठोक देते हैं। ये जो छोटी कील होती है 1.5 से 2 इंच वाली, सही। तो उसको फिक्स करके फिर दोनों सिरों पे, ताकि ऊपर से मिलीबग अंदर से क्रॉस न करे, उसके टाइट करके उसको फिक्स करते हैं और फिर दोनों किनारों पे ग्रीस लगा देते हैं। सही। चलें, ये बहुत ही आसान तरीका है और ये करना चाहिए। अच्छा, ईमानुल्लाह साहब हमें सुन रहे हैं, या शायद अमानुल्लाह साहब हैं नवाब शाह में। डॉक्टर जी साहब ये पूछना चाह रहे हैं जी, ये जो अभी मौसम चल रहा है, क्या अभी कोई ऐसी सब्जी है जिसको इस मौसम में उगाया जा सकता है? जी जी, अभी जो ये थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, मतलब जनवरी गुजरने दें थोड़ा सा, जो ही मौसम ठीक होता है, थोड़ी सी धूप निकलती है, तो फरवरी में जितनी भी सब्जियां हैं वो काश्त होना शुरू हो जाती हैं गर्मियों वाली। उनमें जी हाँ। कुकरबिट फैमिली है, कद्दू है, खीरा है, इस तरह, और बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको उगाया जा अभी सकता यानी तैयारी रखें, बस 10-15 दिन तक वो काश्त कर सकते हैं। अच्छा, है। जी सागड़ में हमें सुन रहे हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने बताया, ये पूछना चाह रहे हैं कि जी गंदम काश्त की हुई है, खाद वगैरह भी दी है, स्प्रे भी दिया है, लेकिन ऐसे लगता है कि ना स्प्रे असर कर रहा है ना खाद कर रही है। तो इनको क्या करना चाहिए? क्या हो सकता है कि कोई बीमारी हो सकती है? जी, एक तो गंदम को बीमारियां तो बहुत थोड़ी लगती हैं आम तौर पे, लेकिन खासकर जो आम खादें होती हैं ना रिकमेंडेड, वो आजकल मार्केट में थोड़ी शार्ट है। तो सही। उसके मुतबादिल जो है मार्केट में जो डीलर हजरात हैं वो थोड़ा अल्टरनेट दे देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो इन्होंने जो खाद डाली है मुझे नहीं लगता कि वो आमतौर पे जो डालनी चाहिए वो डीएपी है या यूरिया है या नेट्रोफास है। जी तो हाँ। इसकी मिकदार, पूरी मिकदार डालनी चाहिए, जबकि जब ये शार्ट होती है तो फिर छोटी छोटी जो पैकिंग में आती हैं फोलियर स्प्रे हो गए या ये मैक्रोन्यूट्रेंट, तो ये थोड़ी बहुत डाल के तो उसका कोई असर नहीं होता। सही। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ,
میرا خیال ہے انہوں نے ملتان سے ٹیلی فون کیا ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آم کے درخت ہیں لیکن ان پہ پھل نہیں لگتا. ابھی تو ظاہر پھل کا موسم نہیں ہے، لیکن یہ آم جامن وغیرہ جن کا ابھی آگے سیزن ہے پھل دینے کا، شروع کرنے کا، جی تو ایسے درختوں کے، ایسے باغات کی ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ بھال ابھی اس سیزن سے شروع کرنی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں پھل بھی دیں اور اچھا پھل دیں؟ جی پہلے تو وہ دیکھیں کہ وہ سایہ دار جگہوں پہ نہیں ہے، اس کو کیونکہ روشنی چاہیے، سپیس چاہیے پھل دینے کے لیے. جی ہاں. تو یہ دیکھ لیں کہ اس پہ سایہ وغیرہ ہے تو سایہ دور کر دیں. اور دوسری بات ہے کہ اس کو گوڈی وغیرہ کر کے تو اس کو کھاد وغیرہ اس کی پوری کریں، مائکرو نیوٹرینٹ پلس میکرو، سلفر، پوٹاش، زنک، مینگنیز، کافی ساری جو ہے فرٹیلائزر ہے وہ اس کی پوری کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو مال فارمیشن کہتے ہیں یا بٹور. تو جی ہاں. مینگو مال فارمیشن جو ہے اس میں جو بور تو لگتا ہے لیکن اس میں فروٹ نہیں لگتا. تو صحیح. بور وہ ایک کمپلیکس ڈیزیزز کا ایک سنڈروم ہے. اس کو اس کی کانٹ چانٹ کر کے تو اس کو سپرے وغیرہ کریں. ٹاپسن ایم ہو گیا، یہ تھایوفینیٹ میتھائل اس میں اثر زہر ہوتا ہے، اور یہ آپ سپرے کریں گے تو انشاءاللہ وہ فروٹنگ دینا شروع کر دے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ ہمارے ہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ جس پھل کا سیزن چل رہا ہے تو اسی دوران ہی ہم اس درخت کی دیکھ بھال کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی کوئی گوڈی کرتے ہیں، اس کو کھاد وغیرہ سپرے وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی ڈورمنٹ ٹائپ موسم ہے، خاص طور پہ جو آگے جامن یا کھجور اور اس کے علاوہ آم وغیرہ کی بات کریں، تو اس طرح کے موسم میں ان کی کیا دیکھ بھال کرنی چاہیے جو بڑے بڑے پیمانے پہ جو باغات ہیں؟ جی جی بالکل، اس کی پورا سال کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ہم ایشو کرتے ہیں منتھ وائز. صحیح. تو پہلے تو کسی قریبی آفس سے، محکمہ زراعت کے یا پیسٹ وارننگ کے آفس سے جو ہے نا وہ کیلنڈر لے لینا چاہیے. جو باغبان حضرات ہیں ان کو مہینے کا سال بھر کا جو کیلنڈر ہے نا، تو اس میں مہینے کے حساب سے اس کی ایکٹیویٹیز دی ہوتی ہیں کہ اس مہینے یہ کرنا ہے، اس مہینے یہ کرنا ہے. تو آج کل کیونکہ یہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے زیادہ تر ملی باگ کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے. اور پھر جو گوبر وغیرہ کی کھاد ہے، فارم یارڈ مینیور، یہ اب سردیوں میں ڈال لینی چاہیے. اور کھاد وغیرہ ساری باقی بھی پوری کر لینی چاہیے اس کو، باغات کو. اور حفاظتی سپرے جو ہے وہ بھی کر لینے چاہیے کیونکہ بعد میں فروٹنگ میں جو ہے وہ سپرے تھوڑا متاثر، نیگیٹو منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. یعنی یہی سیزن ہوتا ہے جیسے پہلوان تیاری کرتے ہیں آگے کسی دنگل کے لیے، تو یہی موسم ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے باغات کو، درختوں کی تیاری کروانی ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھنا ہے تاکہ آنے والے جو سیزن ہے اس میں وہ اچھا پھل دے سکیں. جی بالکل بالکل. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آخر پہ مجموعی طور پہ ہمارے کسانوں، ہمارے کاشتکاروں، ہمارے باغبانوں کے لیے کوئی بات رہ گئی ہو جو ہم آپ سے نہ پوچھ سکے ہوں، جو ابھی رواں سیزن چل رہا ہے، کہ اس میں انہیں کیا کیا ایسی باتیں ہیں جن کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اپنی سبزیوں کے لیے بھی، اپنی فصلوں کے لیے بھی اور اپنے باغات کے لیے بھی؟ جی بس یہ پیسٹ کنٹرول کے حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ مربوط طریقہ انسداد جو ہے وہ اپنائیں. زیادہ تر زہروں پہ وہ ریلائی نہ کریں. زہروں کا بھی ایک استعمال ہوتا ہے لیکن وہ جوڈیشیس یوز ہے. اس سے پہلے پیسٹ سکاؤٹنگ کر کے اور کیڑا بیماری کی پہچان کر کے تو صحیح ایکوریٹ جو پیسٹی سائیڈ ہے اس کا استعمال کریں. اور باقی جو مربوط طریقہ انسداد ہے جس میں گلے سڑے پھل ہیں، خاص کر فروٹ فلائی کنٹرول کرنے کے لیے یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے. اس کے علاوہ یہ روشنی کے پھندے لگائیں، اور دوسرے جو میں نے سٹکی ٹریپ بتایا یہ لگائیں، بینڈ لگائیں. اور مربوط طریقہ انسداد کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں، اور جڑی بوٹیوں وغیرہ کا کنٹرول یہ لازمی کریں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خضر ایاز صاحب، ماہر زراعت، محکمہ زراعت پنجاب. آپ نے ہمیں ڈھیر سارا وقت دیا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، ویلکم. بہت شکریہ سر. تھینک